नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CGG के DK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों कि हमने आप लोगों का पिछले क्लास में प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो कि हमारा प्रयोगशाला के सिलेबस का एक पार्ट है। तो आज उसी प्रयोगशाला से के सिलेबस को कवर करते हुए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विज्ञान के 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसी में से आप लोग का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत, मतलब अर्थात विज्ञान के अंतर्गत रसायन। ठीक है दोस्तों, हमारा 60 नंबर का आएगा आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में से एक पार्ट जो रसायन है आप लोगों का, तो उसी रसायन को आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करते हैं। चलो, तो समय को ध्यान में रखते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, रसायन, जो कि आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा द्रव्य, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी दोस्तों क्लियर है। तो आज चर्चा का विषय ये सभी रहेगा, द्रव्य क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, सबका समझते हैं, तभी जाकर के आगे हमें धातु अधातु समझ में आएगी दोस्तों। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, आज हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा रसायन। रसायन याद रखना है, रसायन इंग्लिश में बोले तो केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये अब देखो, तो रसायन याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले रसायन शब्द सुनने से पहले ये सोचिए कि रसायन शब्द आया कहाँ से होगा। रसायन का इंग्लिश रूपांतरण है आप लोग का केमिस्ट्री। क्लियर है दोस्तों। तो देखो, रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आया, मतलब रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात रसायन हमारा एक हिंदी रूपांतरण है किसका, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री शब्द दोस्तों हमारे एक मिस्र का भाषा है। तो देखो, केमिस्ट्री देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है आप लोग का, केमिस्ट्री हमारा मिस्र भाषा के केमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। केमिया शब्द से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों आप लोगों का, जिसका अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर, काला रंग याद रखना, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है दोस्तों। तो क्या सीखे हमने, सबसे पहले रसायन जो है आप लोग का हमारा केमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात केमिस्ट्री शब्द एक हमारा मिस्र भाषा का शब्द है और केमिस्ट्री हमारे मिस्र भाषा के केमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो काला रंग तो हम समझ गए, तो काला रंग एक द्रव्य होता है, ये भी समझ जाइए। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि ये केमिस्ट्री शब्द तो कहाँ से आया, किसने खोजा, कैसे किया, ये जानना जरूरी है। तो इस शब्द का नाम कहाँ से खोजा, कैसे, तो मिस्र भाषा से कहाँ से हुआ है, इसका मिस्र से, केमिस्ट्री शब्द से। तो इसकी खोज अगर कहा जाए तो आप लोग को लेवेरियस ने किया था, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के पिता कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, अर्थात रसायन के पिता। रसायन के पिता किसे कहते हैं, तो रसायन के पिता क्या, जिसने नाम दिया होगा, जिसने खोज किया होगा, तो याद रखना रसायन के लेवोरियस को कहते हैं दोस्तों, लेवोरियस याद रखना, लेवोरियस। ठीक है, तो रसायन के पिता किसको कहा जाता है, लेवोरियस। क्लियर है दोस्तों। अब रसायन क्या है, ये तो रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि रसायन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो दोस्तों, याद रखना आप लोग रसायन क्या है समझना, इसका डिफिनेशन देखें, समझे एक सरल शब्दों में, रसायन क्या है, रसायन क्या है, इसको हम लोग समझें। तो देखो दोस्तों, रसायन हमारा, देखो, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, रसायन जो है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों में, द्रव्य मैटर, द्रव्यों में होने वाले, क्या होने वाले, उसमें गुण, संगठन और आप लोग का क्या है दोस्तों, संरचना, तीनों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही आप लोग का क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। क्या बोला मैंने, देखो तो
तो रसायन क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? पदार्थ, द्रव्य। प्रकृति में उपस्थित द्रव्य बोलो चाहे पदार्थ बोलो, इसका इंग्लिश में मैटर। ठीक है, तो रसायन विज्ञान मतलब जो रसायन है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित द्रव्य, तो द्रव्य के, ठीक है, द्रव्य के क्या क्या गुण, इसका गुण संरचना, और एक देखा जाए तो आप लोग का संगठन। ठीक है, तो द्रव्य के गुण क्या? द्रव्य के गुण, संरचना और संगठन। ठीक है, में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना क्या है? रसायन है। ठीक है, तो क्या समझे? सरल शब्दों में समझा रहा हूं। रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ और पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना ही हमारा रसायन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक, अब देखो, अब यहां पर द्रव्य आया, द्रव्य पदार्थ है ना, द्रव्य हो गया, द्रव्य बोलो चाहे पदार्थ बोलो चाहे मैटर बोलो, तो मैटर क्या आप लोग का द्रव्य है। अब देखो द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य मतलब आप लोग समझ रहे हैं, द्रव्य तो कई अवस्था हो सकता है ना भाई, आप लोग का कई अवस्था, द्रव्यमान भार भी उसका अवस्था है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग का जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य किसे कहेंगे? देखो द्रव्य क्या है, द्रव्य को समझो। देखो द्रव्य क्या है? द्रव्य, तो द्रव्य क्या है दोस्तों? द्रव्य हमारा ऐसा वस्तु है, मतलब ऐसा चीज है जो एक स्थान घेरती है, जिसको हम लोग छू सकते, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, यही आप लोग का द्रव्य है। देखो सरल शब्दों में कहा जाए तो द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जिसे हम लोग अपने इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। क्या है? आप लोग का द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, समझो इसको क्या है द्रव्य। द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है, स्थान घेरती है। यह आप लोग का निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। क्लियर है? तो याद रखना द्रव्य पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों मतलब दिमाग से समझो, इंद्रिया सोचने समझने की सब शक्ति, ठीक है, जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श कर सकते हैं। यही सब हमारा क्या है? द्रव्य। क्लियर है? द्रव्य समझ में आया, पदार्थ समझ में आया। ठीक है, तो याद रखना। देखो मैंने समझा दिया, क्या क्या समझाया। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपको मिश्र भाषा केमिया से हुई है। इसकी खोज आप लोग किसने? लेवोरियस ने किया था। ठीक है, याद रखना लेवोरियस को आप लोग का रसायन के पिता कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो रसायन क्या है? रसायन मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित सभी द्रव्यों के गुण, संरचना, संगठन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। अब द्रव्य शब्द आ गया तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरती है।
जिसको हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा, अपने ज्ञान इंद्रियों, अपने दिमाग के द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ये आप लोग का द्रव्य हो गया। ठीक है, कोई भी ये द्रव्य हमारा निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पानी एक द्रव्य है। ठीक है, आप लोग का ठोस पदार्थ आयरन भी एक आप लोग का पदार्थ है, वो भी ठोस पदार्थ है। समझ रहे हो? तो ये जो भी अपने निर्जीव वस्तु चाहे सजीव वस्तु, किसी को आप पदार्थ बोल सकते हैं या द्रव मैटर बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये तो द्रव समझ में मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ये द्रव्य के गुण क्या क्या होता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, द्रव्य के दो गुण होते हैं। क्या क्या? एक द्रव्यमान, दूसरा भार। क्लियर है दोस्तों? चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव्य क्या है समझ मिल गया। अब देखते हैं इस संसार में जितना भी द्रव्य है, कितना भी द्रव्य रहे अर्थात कितना ही मैटर रहे, हमेशा उसका दो ही गुण होता है। कितना? दो ही गुण होता है। याद रखना उसका दो गुण। एक होता है आप लोग का द्रव्यमान, मास, दूसरा होता है भार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, हम द्रव्य समझ गए। द्रव्य क्या था? द्रव्य हमारा पूरे भी हमारे संसार में जितना भी द्रव्य है, जितना भी वस्तु क्या करती है? स्थान घेरती है। ठीक है, स्थान घेरती है। तो स्थान घेरती है मतलब समझ जाना, स्थान घेरती है जिसको हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी हमारा द्रव्य था। अब उसी द्रव्य का, इस द्रव्य का जो हमारे संसार में उपस्थित है, जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, उसका केवल दो ही गुण होता है। एक द्रव्यमान, एक होता है भार। लोग इसको समझते हैं कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, समझ में नहीं आता। देखो दोस्तों, आज अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाता हूं, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। इसमें आप लोग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग से अंतर होता है। देखिए, तो याद रखना, सबसे पहले समझना आप लोग, क्या समझना? द्रव्य। तो जो द्रव्य है, द्रव्य के दो गुण होते हैं। कितने गुण? दो गुण। देयर आर टू क्वालिटीज ऑफ मैटर। ठीक है, द्रव्य के दो गुण होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट मास, सेकंड वेट। देखो, तो पहला क्या हो जाएगा आप लोग का? द्रव्यमान। याद रखना, द्रव्यमान। दूसरा याद रखना है भार। ठीक है, इंग्लिश में द्रव्यमान का हम लोग मास कहते हैं, भार को बोलते हैं वेट। वेट याद रखना। क्लियर है? ये इस प्रकार से आप लोगों का दो गुण हो गया। ठीक है, किसका? द्रव्य के दो गुण, एक द्रव्यमान और दूसरा भार। तो देखो दोस्तों, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान पहले समझते हैं, रियल में द्रव्यमान क्या होता है। अगर देखा जाए द्रव्यमान के साथ भार क्या होता है? ठीक है, वेट। तो वेट, भार और द्रव्यमान, मास। समझते हैं क्या होता है? चलो समझो। देखो दोस्तों, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। कोई भी वस्तु बना है ना, तो उस वस्तु में क्या क्या मिलकर बना है वो वस्तु, तो जो चीज मिलकर बना है वही उसका द्रव्यमान है। जैसे कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्यों की मात्रा है। ये हमेशा स्थिर रहती है, ये कभी परिवर्तन नहीं होता। चाहे आप लोग देश विदेश लेके जाओ, चाहे दूसरे ग्रह में भी लेके जाओ, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहती। इसको देखा जाए तो इसका मात्रक जो होता है, जो यूनिट होता है, इसका केजी होता है, किलोग्राम होता है। इसका मात्रक अर्थात द्रव्यमान की जो मात्रक है क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। अर्थात क्या हो गया आप लोग का? द्रव्यमान की मात्रक आप लोग का क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये कभी आप लोग का क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। और ये हमेशा इसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। क्लियर है? इसका जो आप लोग का वैल्यू है, जो मान है, क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। लेकिन भार की बात करें हम लोग, भार, तो भार देखा जाए दोस्तों, भार आप लोग का किसी भी वस्तु में लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान होता है। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स। मान के चलो एक फल पका रहता है ना, तो ग्रेविटी के कारण हमारा उसमें बल रहता है। बल जैसे पकता तो बल लगता है, उसमें ज्यादा वजन हो जाता है तो बल के कारण नीचे गिरता है। उसमें बल लगता है, वो भार की वजह से नीचे गिरता है। तो उसमें वो भार की वजह से नीचे क्यों गिरता है? ताकि उसमें गुरुत्वीय बल लग जाता है। तो अर्थात अगर भार को देखें हम लोग, उसका समझें, तो भार
किसी भी वस्तु में लगने वाले, किसी भी वस्तु में लगने वाले गुरुत्वीय बल के मान को क्या कहते हैं हम लोग? भार कहते हैं। भार दोस्तों आप लोग का अस्थिर रहता है, ये अस्थिर, ये परिवर्तनशील है। आज यहाँ भार 3 kg है, तो दूसरे देखा जाए दूसरे वायुमंडल में, देखा जाए एटमॉस्फेयर में, तो उसका भार अलग हो जाएगा। आज यहाँ पर 4 kg है, तो दूसरे जगह में ले जाओगे तो पता नहीं उसका kg वायुमंडल के अनुसार देखा जाए तो 4 kg 6 kg हो सकता है। ठीक है, मतलब भार परिवर्तनशील है, इसका मान अस्थिर रहता है, बदलते रहता है। लेकिन द्रव्यमान, ठीक है, तो देखो समझो द्रव्यमान के बारे में मैंने क्या बोला। द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान आप लोग का, द्रव्यमान किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्यों की मात्रा है। द्रव की मात्रा, ठीक, द्रव्यों की मात्रा जो मान होता है ना, कितना द्रव्य उपस्थित है किसी पदार्थ को बनाने के लिए, अर्थात किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्यों की मान होता है या मात्रा होता है, द्रव्यों की मात्रा या मान होता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है दोस्तों? स्थिर होता है, स्थिर। यह क्या होता है? स्थिर होता है, यह हमेशा स्थिर होता है तथा इसका मान कभी क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। इसका मान क्या नहीं होता दोस्तों? परिवर्तन नहीं होता, नहीं, याद रखना, नहीं होता। इसका मान कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मैं 120 kg हूं, तो चंद्रमा में जाऊंगा तो फिर भी 120 kg ही रहूंगा। इस मेरा मान जो है, मेरा जो द्रव्यमान है वो स्थिर ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। आज मैं यहाँ 120 kg हूं, तो चंद्रमा भी 120 kg रहूंगा। चाहे मैं दूसरे देश में जाऊंगा, वहां भी 120 kg रहूंगा। चाहे दूसरे एटमॉस्फेयर में जाऊंगा, दूसरे वातावरण, दूसरे वायुमंडल में, वहां भी 120 kg रहूंगा। मतलब मेरा मान जो है, मात्रा जैसे भी रहे, स्थिर ही रहेगा, कहीं भी जगह परिवर्तन नहीं होगा। यह द्रव्यमान है, समझ गया दोस्तों। लेकिन अब भार की बात करते हैं हम लोग। भार, देखो भार की बात करते हैं, तो भार क्या है? भार जो है किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान होता है। गुरुत्वीय बल, ठीक, ग्रेविटी बल का क्या होता है? वैल्यू होता है, मान होता है, मान होता है, भार है। ठीक है, हम लोग द्रव्यमान की मात्रा क्या जाने थे? केजी, किलोग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को। ठीक है, इसमें मापते हैं किलोग्राम में, मापते हैं द्रव्यमान को। देखो भार को, भार याद रखना किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान होता है। ठीक है, ये इसका मान जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होते रहता है। एक जगह जाओ दूसरे जगह में इसका मान परिवर्तन हो सकता है, और इसका मान क्या रहता है? अस्थिर रहता है। अस्थिर रहेगा क्योंकि परिवर्तनशीलता अस्थिर रहेगा। जैसे कि मैं 120 kg हूं, 120 kg हूं, तो चंद्रमा में जाऊंगा, ठीक ना, मतलब 1/6 में कम भार कम हो जाता है ना भाई। वहां पर जितना हमारा यहाँ रहता है, वहां पर 1/6 भार कम हो जाता है। कहाँ? आप लोग का चंद्रमा में। तो यहाँ पर 120 से कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 था 20, 20 छक्के 120, 20 से कम 20, अर्थात मैं यहाँ पर 120 kg हूँ, ऊपर जाऊंगा चंद्रमा में तो आप लोगों का 20 kg हो जाऊंगा दोस्तों। ये भार परिवर्तन हुआ ना। 120 का कितना हो गया? आप लोगों का परिवर्तन हो गया ना 20 kg में। अगर देखो सरल शब्द में इसको समझें, और अच्छा समझा रहा हूं, तो द्रव्यमान और आप लोग का भार समझ में आया। इस पे एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो दोस्तों, मान के चलो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये क्या है आप लोग का? पृथ्वी, ठीक है, और यहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान का जो मान होता है हम किसमें मापते हैं? केजी में मापते हैं, और इसका मान हमेशा अस्थिर रहता है, परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान, ठीक है ना, हमेशा इसका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो देखो अगर मैं 120 kg का हूं, ठीक है, द्रव्यमान देखो द्रव्यमान, ठीक है, तो 120 kg का हूं,
तो चंद्रमा में जब मैं जाऊंगा ना तो 120 केजी का ही द्रव्यमान रहेगा मेरा। ठीक है, अर्थात मेरा मान कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब देखो मान के चलो भार की बात करते हैं। भार मेरा 120 केजी कितना है? 120 केजी भार है मेरा। ठीक है, कितना है जी? न्यूटन। 120 न्यूटन क्या है? भार है। हम लोग भार का मात्रक देखेंगे तो भार का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, न्यूटन याद रखें, न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक यूनिट ऑफ वेट, अर्थात भार की मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो मैं 120 न्यूटन हूं, अर्थात 120, अगर सरल शब्दों में 120 केजी, समझ रहे हो ना, वही द्रव्यमान वाला। तो मेरा भार कितना है? 120। तो चंद्रमा में जैसे मैं जाऊंगा तो चंद्रमा में जाने पर हमारा भार और 1/6 कम हो जाता है। तो 1/6 कम हो जाएगा, तो 120 गुणित 1/6 में करूं तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, तो 20 छक्का 120, तो 20 है कम 20। तो मेरा भार जो नेट कितना आ जाएगा? भार मेरा कितना होगा दोस्तों? 120 से कितना होगा? चंद्रमा में गया तो 20 हो गया, तो परिवर्तन हुआ ना, तो भार परिवर्तन हो सकता है। ऐसा इस प्रकार से हमारा द्रव्यमान हो गया और भार हो गया। समझ आया? अच्छे से तो समझते चलो दोस्तों, समझते चलो, समझते चलना है। आप लोग को देखो 3-4 बातें बता दिया। रसायन क्या है, रसायन कहाँ से आया, रसायन क्या है, रसायन के पिता क्या है। ठीक है, रसायन का हो गया। अब रसायन में द्रव्य होता है, तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के कितने गुण होते हैं, सब समझ गए। अब गुण हमारा 2 हो गया, द्रव्यमान और भार। ये तो हमारा गुण है उसका। ठीक है, अब देखते हैं इसका अवस्था देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेट कौन सी अवस्था में रहता है ये स्टेट्स। तो हमारा जो द्रव्य है, द्रव्य को 2 अवस्थाओं के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजन कर सकते हैं। एक रसायन के आधार पर, एक भौतिक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग द्रव्य के 2 गुण पढ़ लिए, द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान और भार को अच्छे समझ लिए। अब देखते हैं द्रव्य की अवस्था। ठीक है, तो द्रव्य के अवस्था को हम लोग निम्न आधार पर आप लोग का बांट सकेंगे। ठीक है, तो जो क्या बोला, द्रव्य के अवस्था को हम लोग 2 आधार पे बांटेंगे। ठीक है, एक रासायनिक आधार पर, दूसरा भौतिक आधार पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो याद रखना आप लोग, जो द्रव्य है, तो द्रव्य के 2 अवस्था होते हैं, मतलब द्रव्य के अवस्था है। देखो द्रव्य के अवस्था देखते हैं, द्रव्य के अवस्था। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, अर्थात द्रव्य के जो अवस्था है इसको 2 आधार पर बांट सकते हैं। एक किसके आधार पर? आप लोग का रासायनिक आधार पर। एक याद रखना दोस्तों, रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। दूसरा याद रखना दोस्तों, आप लोग क्या याद रखोगे रासायनिक के बाद? भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर याद रहेगा। एक याद रखना है रासायनिक आधार पर, दूसरा याद रखना है भौतिक आधार पर। देखो तो द्रव्य को रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, द्रव्य को रासायनिक आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। क्लियर है दोस्तों? तत्व, एलिमेंट, हम लोग रासायनिक आधार पर 3 प्रकार से बांट रहे हैं द्रव्य को। तो द्रव्य के रासायनिक आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व एलिमेंट, आपका यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। क्लियर है? ये हो गया। अब द्रव्य को भौतिक आधार पर 3 भागों में उसको भी बांट सकते हैं। ठीक है, ठोस, सॉलिड, द्रव। आप लोग का हो जाएगा द्रव, क्या हो जाएगा दोस्तों? लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, आप लोग का गैस। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक और भौतिक। क्लियर है? तो रासायनिक आधार पर 3 बता दिया और भौतिक आधार पर 3। रासायनिक आधार पर आप लोग का तत्व, यौगिक, मिश्रण। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो क्या क्या बताया रासायनिक आधार पर? क्या क्या बता दिया मैं? तत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, एलिमेंट्स। उसके बाद दूसरा याद रखना आप लोग का यौगिक, यौगिक को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड, कंपाउंड। इसके बाद याद रखना मिश्रण, मिश्रण को बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। ये दोस्तों
क्लियर है। अब भौतिक आधार पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या बताया? पहला ठोस सॉलिड, दूसरा याद रखना दोस्तों द्रव्य, ठोस द्रव, लिक्विड, गैस याद रखना, गैस। ठीक है, तो हम लोग अब रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर 3 पिन बांट दिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? रसायन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण को। ठीक है, इसके बाद समझेंगे ठोस द्रव गैस को भी समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ने हेडिंग डालना, पढ़ेंगे हम लोग तत्व के बारे में। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हम लोग तत्व के बारे में समझते हैं। तो तत्व क्या है दोस्तों? देखो तत्व, व्हाट इज एलिमेंट, तत्व क्या है? ठीक है, तो देखो तत्व आप लोगों का एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या बोला मैं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको किसी भी रासायनिक विधि या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व को अलग कर ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, इसको रासायनिक और भौतिक विधि के सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो कि आप लोग के एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग विभिन्न सामान्य तौर पर भौतिक और रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। वर्तमान में अभी तक हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में 92 तत्व उपस्थित है। 92 ठीक है, 92 एलिमेंट्स उपस्थित है। और अब तक 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स, तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें का अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए हमारे प्रकृति में, तो स्वतंत्र रूप से आप लोग का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी, बिस्मथ, तांबा, ये सभी स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। फिर चलो देखते हैं। तो क्या बोला मैं कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व जो एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स। तो देखो दोस्तों, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व के बारे में सबसे पहले समझना है। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध, प्योर मैटर। ठीक है, एलिमेंट इज प्योर मैटर। तत्व शुद्ध पदार्थ है जो किससे मिलकर बनाता है? किससे मिलकर बना होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होता है दोस्तों? मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। तत्व है हमारा एक शुद्ध पदार्थ है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे एक सामान्य विधि, अर्थात आप लोग का इसको रासायनिक या भौतिक, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल मेथड, अर्थात रासायनिक विधि और भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। जो भी परमाणु जो भी रहता है ना तत्व, उसको अलग नहीं किया जा सकता भौतिक और रासायनिक, भौतिक विधि से क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता। याद रखना, अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्लियर है? समझ मिला इतना? वर्तमान में अभी तक के हमारे नेचर में कितना एलिमेंट्स उपस्थित है बताया मैं। और अभी देखा जाए नेचर में, प्रकृति में आप लोग का 92 एलिमेंट्स तत्व खोजे जा चुके हैं, मतलब मिला है, अभी उपस्थित है प्रकृति में। कितना? 92, 91 से 92 तत्व उपस्थित है अभी तक प्रकृति में। जबकि अभी वर्तमान में, जबकि मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 100 से 18 भी तत्व क्या किए जा सकते हैं, क्या किए जा चुके हैं?
तत्वों को खोजा जा चुका है। तत्वों का भी 118 तत्व क्या कर जा चुका है, खोजा जा चुका है। ठीक है, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त रूप से, स्वतंत्र बोलो चाहे मुक्त बोलो चाहे फ्री अवस्था में बोलो, ठीक है, तो अभी भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कुछ पदार्थ हमें भौतिक रूप से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है, या उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले क्या है आप लोग का मुख्य रूप से कुछ तत्व को बता देता हूं, ठीक है। याद रखना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन के बाद याद रखना नाइट्रोजन याद रखना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ठीक है, सोना, चांदी। इसके बाद याद रखना तांबा, कॉपर, Cu, तांबा, उसे बिस्मत याद रखना, बिस्मत है ना, बिस्मत, ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना। क्लियर, क्या क्या याद रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना, चांदी, आप लोग का बिस्मत और आप लोग का तांबा, ये सभी उपस्थित है अभी तक, समझ सकते हो, जो कि ये एलिमेंट्स प्रकृति में, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये सभी पाया जाता है अभी। क्लियर है, ये हो गया आप लोग का तत्व के बारे में, ठीक है, तत्व समझ में आया। और तत्व के भौतिक अवस्था में हमारे ठोस, द्रव, गैस भी होता है। भौतिक अवस्था में तत्वों की बात करें तो हम लोग क्या कर सकता है, और आप लोग का भौतिक अवस्था में तत्व को भौतिक अवस्था में देखें तो भौतिक अवस्था में आप लोग का क्या होता है दोस्तों, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, द्रव और गैस भी होता है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठोस, ये सब याद रखना है। तो द्रव में आप लोग क्या क्या पता है, देखो ठोस में हमारा क्या पाता है, ये बताओ आप लोग, ठोस में क्या क्या हो सकता है। द्रव में देखा जाता है आप लोग को ब्रोमीन, गैस में देखा जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आप लोग का ठोस में देखा जाए तो आयरन, समझ पा रहे हो ना, ये सभी हमारा ठोस, द्रव में, भौतिक अवस्था में पाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो इसको हम लोग देखें, अगर तत्व को और अच्छे से वर्गीकरण करें तो तत्वों का वर्गीकरण हम लोग समझें, ठीक है दोस्तों। देखो हम लोग देख लिए आप लोग का, अगर क्या देखें, हम लोग देख लिए आप लोग का तत्व, तो तत्व के अगर सामान्यता ताप पर और देखें तो सामान्यतः तौर पर देखें तो आप लोग का जो तत्व है, तत्व का ठोस, द्रव, गैस अवस्था भी होता है। इसके ठोस में आप लोग का चांदी है ना, आयरन, सोना, द्रव में देखा है तो ब्रोमीन, गैस में देखा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आप लोग का सामान्यता पाया जाते हैं आप लोग का ये तत्व भौतिक अवस्था में। लेकिन हम देखें तत्वों का वर्गीकरण करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग क्या करें, आप लोग का देखो तत्वों का वर्गीकरण करके देखें, क्या जी, तत्वों का वर्गीकरण, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तत्व, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का वर्गीकरण करें। तो तत्वों का वर्गीकरण करें तो हम लोग इसको निम्न आधार पर निम्न वर्ग में बांट सकते हैं, धातु, मेटल, ठीक है ना दोस्तों, आप लोग का अधातु, नॉन मेटल। तो धातु, अधातु, एक होता है आप लोग का सेमी मेटल मतलब उपधातु, ठीक है ना, अर्धधातु कहते हैं जिसको भी। तो समझना, इसको हम वर्गीकरण 3 आधार पर भी कर सकते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन अभी इसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों, धातु अधातु को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इसका वर्गीकरण, समझ लेते हैं। मुख्य रूप से 2 को समझते हैं, धातु और अधातु को। अधातु मतलब उपधातु को बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग धातु पढ़ेंगे तब। तो तत्वों का वर्गीकरण हम लोग मुख्य आधार पर कर सकते हैं। देखो, एक धातु, दूसरा समझ लो आप लोग उपधातु मतलब अधातु, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स। क्लियर है। तो धातु को समझे तो धातु क्या है। धातु सबसे पहले आप लोग का क्या होता है, ठोस होता है। ठोस धातु क्या होता है दोस्तों, ठोस होता है। लेकिन धातु तो ठोस होता है हम लोग समझते हैं, लेकिन एक अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद में याद रखना इसका पारा क्या है दोस्तों, ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि एकमात्र धातु जो आप लोगों का किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड अवस्था था द्रव अवस्था में। तो एकमात्र एग्जाम में पूछा जाता है,
एक एक पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन में रहेगा आप लोग का पारा, तब लगाना है आप लोग का ऑप्शन पारा। सही, क्लियर है। चलो, धातु ठोस होता है, इसके बाद धातु कठोर भी होता है, हमारा जानते हैं धातु ठोस और कठोर भी होता है, सभी धातु कठोर होता है, ठीक है। धातु ठोस होता है, धातु कठोर भी होता है, लेकिन मुलायम अवस्था भी पाए जाते हैं आप लोग का, ठीक है। तो मुलायम अवस्था में क्या क्या पाया जाता है, यह जानना जरूरी है, ठीक है। तो अपवाद याद रखना, अपवाद में क्या क्या याद रखना, देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी आप लोग किसमें पाया जाता है, मुलायम अवस्था में। अपवाद है ये, लेकिन ये सभी धातु हैं, धातु है सभी, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु, लिथियम भी धातु है, लेकिन ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है, मुलायम अवस्था में पाया जाता है, मुलायम अवस्था में। क्लियर है, याद रखना ये स्मूथ। और धातु कठोर होता है, समझ गया, धातु ठोस भी होता है। और देखा जाए तो धातु के बारे में और बता दूं, धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। और धातु उष्मा मतलब हीट है ना, उष्मा और विद्युत है ना, इलेक्ट्रिक। तो धातु जो है आप लोग का उष्मा और विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। कोई इंसान सुचालक नहीं समझते, सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह होता है, जिसमें करंट जाती है। क्लियर है दोस्तों, तो याद रखना। तो क्या बोला मैं धातु के बारे में, और धातु आप लोग में धातु जो है उष्मा, हीट और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, करंटेबल, सुचालक, ठीक है। अर्थात क्या होता है दोस्तों आप लोग का, जिसमें करंट बहती है उसको सुचालक कहते हैं, जिसमें करंट लगती है, जिसमें बहता है, ठीक है। धातु हमारा क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। एक अपवाद याद रखना, इसमें भी अपवाद, जो आप लोग का लेड है, लेड समझ रहे हो, लेड मतलब कांच, समझ, एक प्रकार का लेड। तो लेड जो आप लोग का धातु है जिसमें ये अपवाद, इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, ये कुचालक होता है। एक ऐसा धातु जो कुचालक होता है वो क्या है, लेड। एग्जाम में याद रखना पूछा जाता है, ठीक है। धातु और विद्युत, धातु जो हमारा उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक धातु का अपवाद है, कौन है आप लोग का, लेड, सीसा। याद रखना दोस्तों, ठीक है। सीसा क्या है, सीसा याद रखना, सीसा हमारा अपवाद है। ये आप लोग का इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, यह कुचालक होता है रियल में, लेकिन अपवाद है, क्या करोगे, याद रखना। और अपवाद एक्सेप्शन से ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, ये समझ मिल गया। अब देखते हैं हम लोग अधातु के बारे में। क्लियर है, चलो देखते हैं धातु के बारे में, पहले मिटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम लोग क्या क्या बारे में देखे, धातु के बारे में देखे ना, धातु के बारे में पूरा समझ लिए। अब देखते क्या क्या बताया, धातु हमारा क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। अपवाद बताया आप लोग, क्या बताया, पारा अपवाद है। ठोस के बाद क्या बताया मैं, कठोर होता है, इसका अपवाद बताया मैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम करके, ठीक है। इसके बाद याद रखना एक और चीज याद रखना, इसमें क्या बताया, हमारा ये उष्मा और विद्युत क्या होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है बताया। इसमें अपवाद क्या बताया मैं आप लोग को, अपवाद आप लोग को बता दिया, लेड को बताया, लेड सीसा को, ठीक है। इसके बाद आप लोग का याद रखना, इसके बाद ये सोरेनिक होता है, सोरेनिक। अब सोरेनिक क्या है, धातु एक सोरेनिक पदार्थ है। सोरेनिक तात्पर्य होता है किसी भी धातु को पटकने से आवाज आती है, खनन से आवाज आई, मतलब वो सोरेनिक है। तो धातु एक सोरेनिक पदार्थ है, ये भी याद रखना। ये धातु तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक समझ रखो तत्व के बारे में। अधातु के बारे में देखते हैं। अधातु, ये देखो धातु तो हमारे ठोस कठोर में पाया जाता है, लेकिन अधातु को हम लोग देखें तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, भौतिक रूप से देखा जाए तो, ठोस, द्रव, गैस, बोला हूं ना सामान्यतः तीन अवस्था करके। तो याद रखना अधातु तीनों रूप में होता है, ठोस भी होता है, आप लोग का द्रव भी होता है और एक गैस भी होता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस क्या है आप लोग का देखा जाए तो कार्बन जानते हो, कार्बन मतलब कोयला जी, कोयला एक प्रकार का, कार्बन मतलब कोयला समझ लो, ओक, ठीक है। तो कार्बन जो है आप लोग का, कार्बन ठोस होता है। द्रव्य याद रखना, द्रव्य में आप लोग का अधातु, ब्रोमीन,
गैस में आप लोग का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब गैस है, ये सब भी आप लोग का हमारा अधातु। लेकिन बात करते हैं आप लोगों की, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, ये हमारा अधातु। तो अधातु ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का, विद्युत और ऊष्मा का ये क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें करंट नहीं बहती, ये कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं बहती। तो कुचालक होता है, इसका अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन याद रखना इसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट याद रखना अपवाद, इसमें करंट रहती है, अधातु होकर भी करंट रहती है, अपवाद है। जो पेंसिल ना लिखते हो शीश, उसमें नीब रहती है, वही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बने होती, ठीक है ना, ग्रेफाइट। ये सोरेनिक नहीं होते, ये सोरेनिक नहीं होते। इस प्रकार धातु और धातु के समझ मिला, क्लियर है। ये एक तत्व, तो इस प्रकार तत्व हमारा खत्म होता है। अब तत्व के बाद आप लोग का जो द्रव्य का जो अवस्था था रासायनिक आधार पर, तत्व, यौगिक और मिश्रण, अब हम लोग यौगिक को समझते हैं। चलो समझते हैं, ठीक है दोस्तों, तत्व समझ मिल गया। अब देखते हैं हम लोग उसका रासायनिक के जो आधार पर बांटे थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व खत्म, अब यौगिक को देखते हैं। तो याद रखना हमारा यौगिक, यौगिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड देखो, कंपाउंड। तो देखो दोस्तों, जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, यौगिक किसे कहते हैं पहले समझना है, पहले समझो फिर लिखते हैं। यौगिक ये तत्वों से मिलकर बना होता है ना, जो कि एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं। देखो तो तत्व यौगिक, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है या मिलकर बना होता है। तो सरल शब्दों में मैं बोलूँ आप लोग को, तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलाकर बनता है या मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है। फिर बोल देता हूँ, तत्व मतलब यौगिक जो है, यौगिक अर्थात कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से जो मिलकर बनता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है। जिसको हम नाप एकदम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे वो यौगिक है। लेकिन हम लोग अलग जिसमें कोई निश्चित, जिसमें तत्व और यौगिक को एक अनिश्चित अनुपात में मिला देंगे तो वो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यौगिक, अगला देखेंगे मिश्रण। पहले यौगिक को समझो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ अच्छे से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। देखो तो क्या बोला मैं यौगिक के बारे में, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, याद रखना निश्चित अनुपात, ठीक है, निश्चित अनुपात आता है, रियल रेशियो, ठीक है, निश्चित। तो निश्चित अनुपात से मिलकर या मिलाकर बनाया जाता है, या निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। एक यौगिक को सामान्यतः भौतिक और रासायनिक विधि से भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका भी अलग होता है, उसको छोड़ो। तो याद रखना इसको भी सामान्यतः भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, विधि से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है। जो यौगिक होता है इसका भी अलग विधि होगा, अब देखो उस वैज्ञानिक लोग जाने, ठीक है। तो अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊं आप लोग को, ठीक है, यौगिक का एग्जाम्पल उदाहरण देखो, समझो। तो एक निश्चित अनुपात बोला मैं, तो मान के चलो निश्चित अनुपात देखो, और इसका एक गुण होता है, जो भी देखो जो तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, ये यौगिक इन तत्वों से अलग गुण रहता है इसका, ये इन तत्वों से अलग गुण प्रदान करता है, ठीक है। मान के चलो गैस से मिलकर क्या बन जाता है, हमारा पानी बन जाएगा।
ठीक है ना। तो लेकिन क्या पानी का गुण इन गैस की तरह रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह मैं बता रहा हूं, जो तत्वों से मिलकर जो भी यौगिक बनेगा इसका गुण इन तत्वों से अलग रहता है। अर्थात जिन तत्वों से मिलकर बना है ना यौगिक, तो जो भी यौगिक बनता है या उन तत्वों से जो मिलकर बना है उन तत्वों का गुण अलग और जो बनेगी यौगिक उसका गुण अलग होता है। अर्थात अभिकारक बोलेंगे, जो क्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। तो जो भी अभिकारक रहता है ना, अभिकारक, जो भी अभिकारक, वो उत्पाद जैसा गुण नहीं रहेगा और उत्पाद का गुण अभिकारक जैसा नहीं रहेगा दोस्तों। आगे बताऊंगा अभिकारक उत्पाद क्या होता है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। ठीक है, चलो तो ये तत्वों से याद रखना। तो देखो एग्जांपल देता हूं, मान के चलो, देखो दो तत्व लेता हूं मैं, सोडियम लेता हूं और मैं क्लोराइड लेता हूं। ठीक है, सोडियम एक हमारा विस्फोटक पदार्थ होता है दोस्तों, याद रखना। नमक एक प्रकार का, दोनों से मिलकर बनेगा विस्फोटक, और क्लोरीन एक चूर्ण होता है, विरंजक है ये एक प्रकार का। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा आपका NaCl, अर्थात क्या बन जाएगा नमक, एक द्रव बन जाएगा। देखो एक विस्फोटक पदार्थ और विरंजक पदार्थ से क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जा रहा है, आप लोग का द्रव बन रहा है भाई, नमक बन जा रहा है। तो क्या है नमक Cl जैसा जो है आप लोग क्लोरीन जैसा आप लोग को रखेगा क्या, गुण रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्या केवल सोडियम जैसे गुण रहेगा क्या, नहीं रहेगा, अलग रहेगा ना भाई। तो ये दोनों जो NaCl जो नमक बन गया इनका गुण इन दोनों जैसे नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आप लोग का पहला हुआ है। देखो दोस्तों, और इसको विभिन्न रासायनिक और भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, ये भी समझना। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल मान के चलो हमारे ये 2H2, ठीक है 2H2, ये हमारा आप लोग का एक O2, ये एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है। ठीक है, समझना। ये मान के चलो हमारे 2 के अनुपात में है और ऑक्सीजन हमारा 1 अनुपात में है दोस्तों। क्लियर? ये आप लोग का किसमें 2 के अनुपात में, 1 के अनुपात में है। तो एक निश्चित अनुपात, देखो हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात है, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात है। दोनों के निश्चित अनुपात से क्या बनेगा, जो भी बनेगा यौगिक बनेगा। तो दोनों तत्वों के निश्चित अनुपात से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों बताओ, बन जाएगा ना 2H2O, ये बन जाएगा 2H2O प्लस O2 के 2 अनुपात, एक निश्चित अनुपात में क्या बन जाएगा 2H2O बन जाएगा। अर्थात ये H2 हमारा हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। गैस से मिलकर क्या बन गया आप लोग का, द्रव बन गया, पानी बन गया ना, पानी। तो गैस से मिलकर क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है, तो अर्थात जो H2 जो पानी बना, क्या वो ऑक्सीजन के गुण रखेगा, नहीं रखेगा। क्या ये H2 हाइड्रोजन के गुण रखेगा, नहीं रखेगा। अर्थात जो भी तत्व रहता है, मेरे कहने का तात्पर्य यौगिक में जो भी तत्व भाग लेते हैं और जो यौगिक बनता है वो अन्य रहता है, वो तत्वों से अलग गुण रहता है। क्लियर है, ये समझा रहा था। ये होगा दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों का हमारा यौगिक। अब देखते हैं आगे आप लोग का मिश्रण देखते हैं, चलो। ठीक है दोस्तों, तो तत्व भी समझ मिल गया, यौगिक भी समझ मिल गया। अब रासायनिक आधार पर हम तीसरा उसकी अवस्था को समझते हैं, मिश्रण। हम लोग देखते हैं मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालना आप लोग मिक्सचर अर्थात मिश्रण। मिश्रण, अब देखो मिश्रण क्या है, सबसे पहले मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक से एक अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। फिर सरल शब्दों में समझें, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के एक अनिश्चित अनुपात से मिलकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक से एक अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, तब क्या कहलाता है आप लोग का, मिश्रण कहलाता है। देखो समझो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक के कौन सा अनुपात दोस्तों, अनिश्चित अनुपात, याद रखना यही मेन है, अनिश्चित अनुपात। ठीक है, अनिश्चित अनुपात याद रखना। अनिश्चित अनुपात में तत्वों और यौगिक को मिलाकर, तत्वों या यौगिक को मिलाकर बनाया जाता है, या तत्व या यौगिक के अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, जो लिखा चाहो लिख सकते हो।
बना होता है या मिलाकर बनाया जाता है, क्या कहलाता है? मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आया कहलाता है। क्लियर है? अगर देखें तो इसको हम लोग सामान्यतः भौतिक अवस्था या भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, नमक का घोल, शक्कर का घोल और आप लोग का मसाला, ठीक है, बारूद, ये सभी हमारा किससे मिलकर बना होता है? अलग अलग तत्व यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक ना, इसको हम लोग विभिन्न भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। इसको सामान्यतः भौतिक विधि से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का तत्व और यौगिक को सामान्यतः विधि, रासायनिक और भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, सामान्यतः भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल ले लो तो मिश्रण का एग्जांपल क्या कर सकता है? उदाहरण ले लो आप लोग। इसका उदाहरण में सबसे पहले आता है नमक का घोल। ठीक, क्या हो गया? नमक का घोल। याद रखना शक्कर का घोल। शक्कर घोल आप लोग का क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद याद रखना आप लोग का समुद्री जो जल होता है, ये भी होता है समुद्री जल भी। आप लोग देखें तो मसाले जो सभी बने होते हैं अलग अलग चीजों से मिलकर बनाते हैं, मसाले, मिट्टी, बारूद, ये सब आप लोग का क्या है? या मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। ठीक है, मिक्सचर मेटल्स, धातुएं, ये सभी आप लोग का हमारा मिश्रण का क्या होता है? उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का पूरा मिश्रण का उदाहरण हो गया। अब इस मिश्रण को हम लोग सामान्यतः भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन से विभिन्न ऐसे विधियां हैं जो मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग को जो ये मिश्रण है, जो मिली हुई यौगिक और तत्व, इसको हम लोग विभिन्न अलग अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? पहला विधि याद रखना दोस्तों, क्रिस्टलन विधि। ठीक है, दूसरा विधि याद रखना आसवन, दूसरा याद रखना आसवन विधि। तीसरा याद रखना प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। चौथा याद रखना दोस्तों उद्धरोपतन। ठीक, उद्धरोपतन नाम तो सुने होंगे, उद्धरोपतन। ये सभी आप लोग के लिए नया वर्ड अलग रहा होगा, सबको समझाऊंगा मैं। ये चार विधि से अलग कर सकते हैं मिश्रण को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोग फिर बाद में नहीं देखोगे, फिर बोलोगे इतना लंबा वीडियो कौन देखता है करके। इसका इतना के बाद हम लोग कल आगे करेंगे। तो आज आप लोग का जो टोटल में हम लोग क्या क्या समझ गए? द्रव्य, द्रव्य क्या है, ठीक है। उसके बाद तत्व तो समझ गए, यौगिक समझ गए, मिश्रण समझ गए, ठोस द्रव गैस को भी थोड़ा सा समझे, धातु धातु को भी थोड़ा सा भी समझ गए। क्लियर है? कल हम लोग देखेंगे आप लोग इसका अगला वाला भाग। क्लियर है? अगर वीडियो में नया हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। क्लियर है? आप लोग यदि थोड़ा सा भी शेयर कर दोगे या थोड़ा सा भी लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी तो थोड़ा सा कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।